हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा एजेंडा रहेगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फ्रंट पेज में भी कुछ न्यूज़ हैं, जैसे मेगा लैब्स जो CSIR जिसमें काम कर रहा है वो डिस्कस करेंगे। EIA इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर सोनिया गांधी का एक एडिटोरियल है वो डिस्कस करेंगे। कमला हैरिस न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन ये डिस्कस करेंगे। बेलारूस हम डिस्कस करेंगे। ट्राई, हुआई और CAIEIA प्रोटेस्ट जो आसाम में चल रही है वो भी डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम NJDA डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फ्रंट पेज है हमारे पास। फ्रंट पेज में हमारे पास एक तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि कमला हैरिस जो है US में, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट की गई है। तो आगे जो है हम एडिटोरियल में इसे दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कमला हैरिस, बस ये एक न्यूज में दिया हुआ है, एडिटोरियल भी आया है इसके ऊपर एक, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। मेगा लैब्स ये आया है टू बूस्ट कोविड-19 टेस्टिंग। तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मेगा लैब्स, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स बनेगी, CSIR ने प्लान करा है। तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमारे पास एक तो दिया है न्यू पार्लियामेंट, 3 फर्म्स टोल्ड टू साइन सीक्रेसी एफिडेविट। क्योंकि 3 फर्म्स जो हैं, जो भी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट बिल्डिंग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो वो जो 3 फर्म्स जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर वगैरह करेंगी, उनको उनके साथ सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन होगा। क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक सीक्रेट वर्क होता है, और अगर वो मैप वगैरह लीक हो गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑर्गेनाइजेशन को, तो सिक्योरिटी के पर्पज से काफी लैप्स हो सकता है। तो इसलिए सीक्रेसी एग्रीमेंट उनसे साइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेगा लैब्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेगा ये कई बार न्यूज में है। एक तो आपको ये खुद से पता होना चाहिए कि RT-PCR क्या है। कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और जिन स्टूडेंट्स को RT-PCR नहीं पता तो इसका मतलब उनकी करंट अफेयर्स बहुत ही खराब है। तो एक तो आपको RT-PCR पता होना चाहिए। RT-PCR क्या होता है? RT-PCR कोरोना टेस्टिंग होती है, कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव RT-PCR टेस्टिंग के थ्रू पता चलता है। ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हर किसी को आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस जो है RNA बेस्ड वायरस होता है, RNA बेस्ड वायरस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है, और उसकी स्टडी करके ही फिर हमें पता चलता है वो इंडिविजुअल कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो RT-PCR टेस्टिंग होती है। RT-PCR टेस्टिंग से केवल ये पता चलता है वो इंडिविजुअल प्रेजेंट में कोविड पॉजिटिव रहा है कि नहीं, कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल कोई मान लिया कि जून के महीने में 10 जून से 25 जून तक कोरोना पॉजिटिव था और अपने आप ही रिकवर कर गया। अब हम जुलाई में उसका RT-PCR टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन उस इंडिविजुअल का एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट। तो एंटीबॉडी टेस्ट में पास्ट में कभी भी, चाहे वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले भी कोरोना पॉजिटिव रहा हो, तो एंटीबॉडी टेस्ट में ये पता लग जाता है कि वो पहले पास्ट में कभी कोरोना पॉजिटिव था और अभी नहीं है, ठीक है। तो एंटीबॉडी टेस्ट बेसिकली हमारी हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री है, उसमें भी बताता है कि हमें कभी कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। RT-PCR केवल हमें बताता है प्रेजेंट में कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, और इसमें लैप्सेस भी होते हैं, उसमें कमियां भी होती हैं, ठीक है। अब जो CSIR है, CSIR आपको पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1940s में यह बना था, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है। और इस फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रियल रिसर्च में लगातार काम करती है। तो ये काम कर रही है इस समय डेवलपिंग मेगा लैब्स, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स बनाने को लेकर, जिससे कि कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, इंडिया की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी कोविड-19 के टेस्ट। और टेस्टिंग का तरीका क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये क्या करता है? पूरा एंटायर जो वायरस होता है, जो कोविड-19 वायरस है, उसके पूरे जीनोम को स्टडी करता है, और ये बहुत स्पीड में स्टडी करेगा, जल्दी, टाइम भी सेव होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो बहुत बड़े लेवल पे मेगा लैब्स होंगी जहां पर टेस्टिंग कैपेसिटी इंडिया की इंक्रीज हो जाएगी। और ये RT-PCR टेस्ट नहीं होगा, ये RT-PCR टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए तो RT-PCR टेस्ट क्या है।
आपको ये पता होना चाहिए एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीनोम, ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, ये डिफरेंट टाइप का टेस्ट होगा। तो ये टेस्टिंग के तरीके अलग अलग हैं जो कि कोरोना वायरस बता रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी टेस्ट, एक बार कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो अभी रिसेंटली जो स्टडीज हैं एटलीस्ट उससे ये पता चलता है कि 5-6 महीने तक तो वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, दोबारा से इन्फेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं जो कि कोरोना वायरस को इजीली बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म भी आ सकती है, एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर में क्या डिफरेंस है, और मेगा लैब जो सीएसआईआर की बात हो रही है वो भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आए। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमारा इक्वेशन आईएएस ऐप भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आपको यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ओनली क्वांट के भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। सारे लेक्चर्स जितने भी हैं सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, 15 ईयर्स 20 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सारी फैकल्टीज को, ठीक है। तो आते हैं हमारे पास, ये एक एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल लिखा है सोनिया गांधी ने, ठीक है। तो सोनिया गांधी ने एडिटोरियल, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एडिटोरियल गवर्नमेंट की तारीफ करेगा या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि सोनिया गांधी जो है अभी इस समय इंटरिम प्रेसिडेंट कांग्रेस की है, तो जाहिर सी बात है ये एडिटोरियल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा होगा। तो इसमें अपनी पॉलिसीज की तारीफ होगी, जो भी यूपीए के टाइम पे कांग्रेस की रही है अपनी पॉलिसीज की तारीफ होगी, और जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको टोटल क्रिटिसाइज किया गया होगा। तो आपको इस एडिटोरियल को एज इट इज नहीं लेना कि बिल्कुल सारे के सारे फैक्ट्स सही है। तो ये ज्यादा पॉलिटिकल नेचर है क्योंकि इसमें आरोप ज्यादा लग रहे होंगे, ठीक है, बीजेपी के ऊपर। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एनवायरमेंटल रूल्स, क्योंकि यहाँ पर सोनिया गांधी ने क्रिटिसाइज करा है जो ड्राफ्ट EIA 2020 नोटिफिकेशन है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है 2020 का, उसको विड्रॉ करने की बात कर रही है सोनिया गांधी की, उसे वापस लिया जाए, ठीक है। तो समझ लेते हैं थोड़ा होता क्या है कि EIA क्या है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इंपैक्ट असेसमेंट। अब देखिए होता क्या है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है। देखिए जीडीपी ग्रोथ और एनवायरमेंट दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। एनवायरमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। अब देखिए अगर आप ये सोचिए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, जंगलों को काटेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, ठीक है, कॉलोनी स्टैब्लिश करेंगे, इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, जंगलों को काटकर बेसिकली हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज को लेगी वो पोल्यूशन भी करेंगे इंडस्ट्रीज, और ग्रीनरी भी कम होगी नेचर में। तो बेसिकली एनवायरनमेंट को डैमेज करके ही जीडीपी ग्रोथ ज्यादातर अगर हम देखें तो होता है। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए अगर हम जाते हैं कि हाई जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो वो एनवायरनमेंट को भी हाईली डैमेज कर सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बेसिक सी चीजें, ये भी स्टूडेंट्स को ज्यादातर पता नहीं होता। तो आपको ये एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। एग्जाम में अनगिनत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए जाते हैं तो एनवायरनमेंट तो डैमेज होना ही होना है। अगर कोई सीएम या पीएम इंडस्ट्रीज को परमिशन देती है कि हाँ आप इंडस्ट्री सेटअप करो, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करने से जॉब रिक्वायरमेंट भी तो पूरी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, लोगों की एस्पिरेशंस भी बढ़ती जा रही है, लोगों को नौकरियां भी चाहिए। हर साल अगर हम देखें तो 1 करोड़ ग्रेजुएट्स हो रहे हैं इंडिया में, तो उनको नौकरियां कहां से मिलेगी जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी। इंडस्ट्री कैसे सेटअप होगी, जंगलों को काटकर, पेड़ों को काटकर इंडस्ट्री सेटअप होगा, तभी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, तो एनवायरनमेंट तो डैमेज होगा ही, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को बैलेंस बना के चलना होता है, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ के चक्कर में एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें कि नहीं हम पेड़ नहीं काटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अड़े रहेंगे, नहीं पेड़ नहीं कटेगा, बिल्कुल एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन देखेंगे, तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन देखेंगे तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट नहीं होगी। तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज है, बैलेंस बनाना। सरकार को ये कैलकुलेट करना होता है कि भाई गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्राइवेट कंपनीज के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट कितना डैमेज होगा। और
ज्यादा डैमेज होगा, कम डैमेज होगा, अगर डैमेज होगा तो उसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है इसमें। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में यही किया जाता है। बेसिकली हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में। और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है मेजर्स भी बताता है, कौन से मेजर्स लेने चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जिससे फ्यूचर जनरेशंस को भी फायदा हो, फ्यूचर जनरेशंस को नुकसान ना हो। क्योंकि कई बार क्या है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मान लिया क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, कोयला भी एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। कोयला कहां से निकलेगा? धरती से खुद के निकाला जाएगा, क्रूड ऑयल भी निकाला जाएगा। और हम अभी खूब सारा निकालना स्टार्ट करें और अभी तो डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में क्रूड ऑयल भी खत्म और कोयला भी खत्म, तो फ्यूचर जनरेशन को काफी नुकसान होगा। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे अगर हम देखें सोलर एनर्जी को यूज करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट प्राइवेट हो गवर्नमेंट का हो, तो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड या इम्पैक्ट से रिलेटेड पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो अर्लियर जो अगर हम बोले तो पहले का जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है 2006 का, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि जिस जगह पे वो प्रोजेक्ट है उसके आसपास के लोगों का क्या ओपिनियन है, उन वहां पर जो भी एनजीओ वगैरह या एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका क्या क्वेश्चन है, या वहां के लोगों का क्या क्वेश्चन है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब ये देखिए ये किसके टाइम पे बना था, उस समय 2004 से अगर हम देखें 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बनाया था। रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा, एनवायरमेंट अगर डैमेज हो रहा है तो उसका कंपनसेशन किस तरीके से करना है। तो लोगों के हाथ में भी काफी कुछ था। अब इनके ऊपर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने ये जो नया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, क्योंकि 2014 के बाद तो बीजेपी की सरकार आ गई, ठीक है, 2019 तक भी रही है, दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी आ गए, ठीक है। तो अब ये जो बीजेपी सरकार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट लेकर आई है, तो ये बेसिकली बिजनेस को फास्ट ट्रैक बनाने की कोशिश है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है। कोई भी अगर कंपनीज यहाँ पर सेटअप करना चाहती है तो बहुत इजीली से अप्रूवल नहीं मिलता, तो अलग अलग मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए होता है, तो हर चीज पे डिले होता रहता है। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट वगैरह डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो उनका क्लियरेंस जल्दी जल्दी हो। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020 में है। और ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन का जो टाइम लिमिट है, जो लोग क्वेश्चन कर सकते थे कि जो उनको ज्यादा टाइम मिलता था, वो टाइम रिड्यूस कर दिया गया ताकि प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी चेंजेस करे हैं। और 2006 से अब तक क्योंकि सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो चुके हैं, इसलिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बिल्कुल आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस होंगे। बिल्कुल 2006 की रिक्वायरमेंट उस समय अलग थी, अब सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट है, तो आज के हिसाब से हैं वो सारे के सारे। उसमें कमियां भी जरूर होंगी, लोगों का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा सा रिड्यूस करा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें एग्जाम्पशन भी दिया गया है, एनवायरमेंट लोगों का जो क्वेश्चन होगा एनवायरमेंट से रिलेटेड वो वहां पर नहीं सुना जाएगा। तो कई चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल हो सकती हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में, हम इसे अलग पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो एडिटोरियल था पूरी तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल नेचर के इसमें क्वेश्चंस किए गए थे बीजेपी की सरकार से। आपको एक तो पता होना चाहिए कि अर्लियर जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है वो 2006 का था, जो कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी 2006 में। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। अब 2020 का नोटिफिकेशन बीजेपी की सरकार लेकर आई है। और जो भी एंटी मोदी या एंटी बीजेपी हैं या अपोजिशन का काम है कि भाई अपोज करना, और कई बार अननेसेसरी भी अपोज होता है। तो यही इस समय चल रहा है। तो सभी क्या कर रहे हैं, एक हो रहे हैं, जो भी बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है सब एक हो रहे हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के। और कुछ जेन्युइन भी पॉइंट्स होंगे जो कि जो एनवायरमेंट लवर्स के इसमें हो सकते हैं। तो एक ये न्यूज में रहा था। उसके अलावा यहाँ पर ये एडिटोरियल है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आपको पता होना कि यूएस में 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे,
ठीक है। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हर 4 साल में होते हैं, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और अब 2020 में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये समझना है, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है वहां पर यूएस में, रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस समय प्रेसिडेंट है 2016 के बाद से, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप 2016 के बाद से प्रेसिडेंट है, रिपब्लिकन पार्टी। और डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर हम देखें, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं इस समय वहां पर जो बिडेन प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो डायरेक्ट फाइट प्रेसिडेंट के लिए जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो बिडेन ने कमला हैरिस को नॉमिनेट करा है, कमला हैरिस। और ऐसा कहा जाता है कि कमला हैरिस जो है, एक तो ब्लैक लाइव्स मैटर एक कैंपेन चली थी, ब्लैक लाइव्स मैटर यूएस में, उसका भी पार्ट रही है, ठीक है। और ये हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुई थी उसका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, हांगकांग के इंडिपेंडेंस को लेकर, ठीक है। चाहे चाइना में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हो रहा, ह्यूमन राइट वायलेशन, उसको लेकर भी ये उइगर मुस्लिम्स के सपोर्ट में रही हैं कमला हैरिस, तो लगातार न्यूज में रही हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि, और उसके अलावा कमला हैरिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी मदर चेन्नई की है, तो इनको इंडियन अमेरिकन भी कहा जा सकता है। फादर इनके जमैका के हैं और इनकी मम्मी जो है चेन्नई की है, तो इंडियन है इनकी मम्मी, ठीक है, फादर जमैका के। तो कमला हैरिस के ओरिजिन या कॉन्टैक्ट इंडिया के साथ भी रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल हम ये मान के हालांकि नहीं चल सकते कि भाई ये इंडिया के बारे में ज्यादा फेवर में पॉलिसीज होंगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो लेकिन बस उनके ओरिजिन इंडियंस रहे। तो कमला हैरिस को बिल्कुल सही टाइम पे, यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि कमला हैरिस को बिल्कुल सही टाइम पे इनका नाम आगे करा है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट की, और जो डोनाल्ड ट्रंप को भी काउंटर कर सकती हैं, क्योंकि उनकी कैंपेन्स भी रही हैं कई बार डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। तो ये एक न्यूज में रहा है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि यूएस में इलेक्शन हर 4 साल में होते हैं, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमला हैरिस नॉमिनेट हुई है, जो बिडेन ने सेलेक्ट करा है, पिक करा है कमला हैरिस को, जो कि इस समय कैलिफोर्निया से सीनेटर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल है, मोर देन वैक्सीन इट इज अबाउट वैक्सीनेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, वैक्सीन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, ठीक है। एक तो होता है कि चलो वैक्सीन बन गई, अब वैक्सीनेशन का मतलब है हर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब करोड़ों लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन देखिए 135 करोड़ है, 135 लोगों को वैक्सीन देना वो बहुत चैलेंजिंग और बहुत बड़ा टास्क है, या पूरी दुनिया को वैक्सीन देना, उसमें हमें देखना होगा प्रायोरिटी क्या है। तो इसको समझ लेते हैं। एक तो देखिए, हमारा जो इंडिया का इंडिजिनस जो खुद का वैक्सीन जो डेवलप हो रहा है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। देखिए, हमें ये समझना है, एक तो अच्छा पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बहुत यूज में, तो पुणे में है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी टेस्ट कर रही है, एस्ट्राजेनेका, ठीक है। तो ये भी टेस्ट कर रहा है यूजिंग ट्रोजन हॉर्स अप्रोच, चिंपैंजीज में यूज जो ये अभी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है, देखिए वैक्सीन में ना फेज 3 ट्रायल होते हैं, फेज 3 ट्रायल, देखिए फेज 1 फेज 2 ट्रायल, एक तो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फेज 2 ट्रायल ह्यूमंस के ऊपर भी होते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी हो सकते हैं, फेज 3 ट्रायल जो हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी होते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, वैक्सीन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कितना सेफ है। फेज 3 ट्रायल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी इंडिविजुअल को दिया जाता है, उसमें देखा जाता है कई महीने की लोगों में साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, कितना सेफ है बेसिकली ये देखा जाता है, ठीक है। और फिर जब फेज 3 ट्रायल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फेज 3 ट्रायल में भी कमियां कुछ हैं, क्या कमियां हैं, इसमें बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, इसमें जो बूढ़े वल्नरेबल सेक्शन हैं, ठीक है, 75 एज वाले, 80 एज वाले, उनको नहीं दिया जा रहा, तो क्या पता उनके ऊपर अलग तरीके से असर करता हो, तो कुछ कमियां भी हैं फेज 3 ट्रायल में। फेज 4 ट्रायल में और मास लेवल पे ट्रायल किए जाते हैं।
तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, नॉर्मली 1 साल लग जाता है वैक्सीन के पूरे ट्रायल करने में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब वैक्सीन मान लिया सक्सेसफुल हो गई, अब बात ये है कि इस साल के एंड तक क्या वैक्सीन मिलेगी या अगले साल स्टार्टिंग में वैक्सीन मिलेगी। लेकिन वैक्सीन जो है एक पूरा प्लान रेडी करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जरूरतें हैं जो हमें पूरी करनी है। एक प्रैक्टिकल मेथड वैक्सीनेशन कैंप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को वैक्सीन लगानी है। अगर मान लिया किसी बड़े ग्राउंड में वैक्सीनेशन कैंप है, वहां क्या पता बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगे हैं, तो हमें लिस्ट बनानी होगी, मेडिकल ऑफिसर पूरा अपॉइंट करना होगा, स्टाफ होगा हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट को जैसे नगर पालिका, पंचायत, इन सबको देखना होगा कि कैसे मैनेज करना है, क्योंकि किसी भी सिटी में, रूरल एरिया में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी वैक्सीनेशन के लिए। इतना आसान तो है नहीं कि करोड़ों की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देना, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हमें पूरा एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किनको पहले वैक्सीन देनी है, बच्चों को देनी है या बूढ़ों को देनी है पहले वैक्सीन, पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये भी देखना है कि जो रिसेंटली कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई 2 महीने पहले कोरोना से रिकवर हो चुका है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज, तो उनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको समझना है, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या है, एक तरीके की वैक्सीन होती है जो हमारी बॉडी ने खुद डेवलप करी है। ठीक है, तो ये 5-6 महीने उसकी लाइफ हो सकती है कि किसी भी बॉडी में। अब ये सब टेस्ट चल रहा है कि 5-6 महीने लाइफ होगी या 1 साल होगी, 2 साल होगी एंटीबॉडीज की। तो ये इस ऑथर ने इस एडिटोरियल में कहा है, पूरा प्लान रेडी करना, किसको पहले वैक्सीन देना है, किसको बाद में, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैंप लगाना है, ये सारी चीजें ऑथर ने बोली हैं। उसके अलावा ये एडिटोरियल आया है बेलारूस में, जैसे हमें पता है कि वहां के जो प्रेसिडेंट हुए री इलेक्ट हुए हैं, तो ये एक न्यूज में आया है। और अपोजिशन ने जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, फ्रॉड तरीके से इलेक्शन जीता है, ये आरोप लगे हैं। और वहां पर वायलेंस भी हुए, और फिर वायलेंस को क्रश करने के लिए वहां पर फोर्सेस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी करा, और वहां के अपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स भाग गए बेलारूस छोड़कर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क, ये आपको पता होना चाहिए। बेलारूस में प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए, जो न्यूज में रहा है, कंट्रोवर्सी में रहता है, वो एग्जाम में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट लर्न करने की जरूरत नहीं होती, जो न्यूज में रहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनके प्रेसिडेंट याद करने की जरूरत है। बेलारूस हमने कल भी देखा था ज्योग्राफी में, लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप में। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप में, लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है, यूरोप की। तो ये आपको थोड़ा मैप में भी समझना है। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम में हाईकोर्ट ने रिजर्व करा अपना ऑर्डर प्ली अगेंस्ट ट्राई ऑर्डर। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या है? टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, टेलीकॉम सेक्टर का। ये टेलीकॉम में जितनी भी कंपनीज, बेसिकली हमें इस हाईकोर्ट ऑर्डर से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें बस ये समझना है कि ट्राई क्या है। ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आया क्योंकि ट्राई ने नए टैरिफ नॉर्म्स जारी करे थे कि जो चैनल 19 रुपए का वो 12 रुपए उसकी कॉस्ट कर दी जाए। ठीक है, तो चैनल वालों का कहना था कि ये नुकसान होगा, तो उन्होंने प्ली फाइल करी थी हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने अभी रिजर्व कर दिया है अपना ऑर्डर। ठीक है, हमें समझना ट्राई क्या है। टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है, बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, इनके जो भी कॉल से रिलेटेड जो भी ये टैरिफ चार्ज करते हैं कस्टमर से, तो उनके लिए नॉर्म्स वगैरह पूरा रेगुलेट करता है। उसके अलावा टेलीकॉम की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सब ट्राई बनाता है। सारी टेलीकॉम कंपनीज को ट्राई के हिसाब से ही काम करना होता है। सेम उसी तरीके से ट्राई है जैसे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। ये सब रेगुलेटर है, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। तो आपको ये समझना है कि रेगुलेटर क्या है। रेगुलेटर एक पर्टिकुलर सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ताकि हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, हेल्दी कंपटीशन रहे और पब्लिक को बेस्ट सर्विसेज मिले। ठीक है, और चीटिंग ना हो कस्टमर्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ताकि मार्केट भी डेवलप हो सके। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें न्यूज में आपको समझना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एडवोकेट होता है, वकील होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस लड़ता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
और सॉलिसिटर जनरल सेकंड लॉ ऑफिसर होता है, मतलब सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी जनरल होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में केस लड़ता है, चाहे 3 तलाक हो या कोई भी मुद्दा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपना पक्ष रखेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके अंदर बैटरी ऑफ राइट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल सेकंड लॉ ऑफिसर होता है, मतलब रैंक में सेकंड होता है वो, पहला अटॉर्नी जनरल, सेकंड रैंक में सॉलिसिटर जनरल। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको रेगुलेटर्स पता होने चाहिए। उसके अलावा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाइना जो है वेपनाइज कर रहा है ट्रेडर टेक्नोलॉजी को, वेपनाइज कर रहा है ट्रेडर टेक्नोलॉजी को, मतलब कंट्री के अगेंस्ट। इसका मतलब वो अपनी कंपनीज को यूज कर रहा है अलग अलग कंट्री के अगेंस्ट। जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि हुवेई जो कंपनी है 5G सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा अलग अलग कंट्रीज में, वो क्या करेगा, डेटा यूरोप का डेटा या अलग अलग जहां भी 5G की सर्विसेज होंगी चाइना की, वो डेटा क्या पता अपनी गवर्नमेंट के साथ शेयर करता हो। तो हमारे डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी लोगों को शक है चाइना के ऊपर, तो वो वेपनाइज कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। और ये अब जो है यूके ने, एक तो यूएस ने बैन करा हुए है 5G सर्विसेज, और यूके ने भी बैन करा है चाइना की 5G सर्विस। यूएस हैज अनाउंस्ड, यूके हैज अनाउंस्ड द बैन ऑन द इश्यू ऑफ हुवेई इक्विपमेंट इन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया ने भी यूएस ये चाइना की 100 से ज्यादा एप्स, एक बार 59, फिर उसके अलावा और भी एप्स बैन करी है। तो ये लगातार न्यूज में रहा है। तो आपको एक तो यूके के पीएम पता होनी चाहिए, ठीक है, और ये पता होनी चाहिए चाइना की बहुत सारी कंपनी, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स यूरोप में भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, यूएस के साथ तो उनका कोल्ड वॉर चल ही रहा है, ठीक है। और इंडिया भी बहुत सारी चीजों को लेकर कंसिडर कर रहा है। इंडिया में अभी चाइना की हुवेई कंपनी की 5G सर्विसेज की टेस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन एग्री हो गए थे कंट्री, दोनों कंट्री मार्च से पहले, लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से टेस्टिंग वगैरह नहीं हो पाई। डोमिनो इफेक्ट समझ लेते हैं। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है एक इवेंट की वजह से दूसरा सिमिलर इवेंट होना, फिर तीसरा। मतलब जैसे कि इंडिया बैन कर रहा है तो यूएस भी बैन कर रहा है, यूएस को देखकर यूरोप की कंट्री यूके ने बैन करा, फिर यूरोप की बाकी कंट्रीज भी हुवेई सर्विसेज को बैन करेंगी। तो डोमिनो इफेक्ट जैसे हम बोले कि ये लकड़ी के, अगर हमने इसमें पैसे रखे हुए हों फर्श में, अब होता क्या है, मैं अगर इसको पुश करूं तो ये गिरेगा नीचे, ये इसको भी गिराएगा, ये इसको भी गिराएगा, ये इसको भी गिराएगा, ये बारी बारी से सब गिरते रहेंगे, इसे बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आसू रेंज अगेंस्ट सीएए इन असम, तो समझ लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो आसाम अकॉर्ड, आसाम अकॉर्ड देखिए 1985 में हुआ था, 1985 में आसाम में, देखिए हुआ क्या था आसाम में। अगर हम देखें 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से बांग्लादेश से बहुत सारे बंगाली, ठीक है, बहुत सारे बंगाली जो हैं वो आसाम में घुस चुके थे 1971 वॉर के बाद, ठीक है, आसाम में घुस चुके थे। तो आसाम के जो इंडिजिनस लोग थे उन्हें लगता था कि हम तो आसामी से, बंगाली लोग कहाँ घुस गए, तो प्रोटेस्ट करते थे और वहां पर क्लैशेस भी बहुत सारे हो रहे थे, दंगे। तो वहां के इंडिजिनस लोग जो ओरिजिनली आसामी थे तो प्रोटेस्ट करने लगे कि इनको यहाँ से भगाना है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये डिसाइड हुआ 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, आसाम गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। आसू एक ऑर्गेनाइजेशन है, आसू ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ 1971 से पहले जो भी आसाम में घुस चुका है, वो बंगालियों कुछ भी हो, बांग्लादेश के कहीं के भी हो, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएंगे। लेकिन 1971 के बाद जो घुसे हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो ये 1971 से पहले 1971 एक डेडलाइन बनाएंगे, ये डिसाइड हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 1985 में अकॉर्ड साइन हुआ था, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने साइन करा था। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आसाम में कौन फॉरेनर है, 1971 के बाद आया है, कौन फॉरेनर है, कौन गया है, तो उनसे कागज वगैरह मांगे गए, ठीक है। तो उनसे कागज वगैरह मांगे गए। तो ये कागज कौन मांग रहा था, कांग्रेस की सरकार। जैसे आजकल कैंपेन चलती है कि कागज नहीं दिखाएंगे, कांग्रेस वाली कैंपेन चल रहे हैं। हालांकि कागज उन्होंने ही मांगे थे 1985 अकॉर्ड के हिसाब से, राजीव गांधी की सरकार ने, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई करना था कि कौन आसामी है और कौन बाहर के लोग हैं, क्योंकि इस अकॉर्ड, आसाम अकॉर्ड के हिसाब से फॉरेनर्स को तो बाहर भगाना था। वो फॉरेनर्स हिंदू भी हो सकते थे, मुस्लिम भी हो सकते थे, सिख भी, ईसाई भी, कोई भी जो भी आसाम के बाहर का उसे आसाम से बाहर करना है, ये अकॉर्ड के हिसाब से था, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, केवल आसाम में, ये पूरे इंडिया में नहीं होगा, ये बात नहीं। तो मोदी सरकार ने एनआरसी भी लागू करा आसाम में, पूरे इंडिया में नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, आसाम में, ठीक है। तो एनआरसी भी लागू हुआ। अब एनआरसी लागू होने के बाद देखा गया कि बहुत सारे लोग थे जो कि
18-19 लाख लोग जो कि बाहर के थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मोदी सरकार ने क्या करा, मुस्लिम्स को छोड़कर जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है, क्रिश्चियन मतलब, ठीक है, जैन हैं, पारसी हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स बेसिकली, ठीक है, तो इनके लिए क्या करा कि सिटीजनशिप इन्हें इजीली मिल जाएगी, मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग जो है रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से आसाम में घुसे हैं या इंडिया में घुसे हैं, बांग्लादेश से रिलीजन को बचाने के लिए घुसे हैं। मुस्लिम्स तो बांग्लादेश से रिलीजन को बचाने के लिए नहीं घुसेगा। तो ये सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हुआ। अब आसू का कहना ये, आसू जो कि आसाम में कोर्ट का पार्ट था, इसका कहना ये था कि हम तो भैया ये कह रहे थे कि आसाम के सारे लोगों को, आसाम के जो बाहर के लोग हैं, बंगाली लोग घुस चुके हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बाहर करो, और तुम कह रहे हो कि मुस्लिम्स को नहीं करना, बाकी सबको तो हम इंडियन सिटीजनशिप देंगे। तो ये आसू का ऑब्जेक्शन है, इसलिए वो सीएए की प्रोटेस्ट कर रहा है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सीएए के। कुछ का कहना यह है कि मुस्लिम्स को इंक्लूड करो, आसू का कहना है कि सभी को बाहर करो, हमें तो आसामी लोगों से मतलब है, ठीक है। इसलिए आसू की जो है सीएए के अगेंस्ट है, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में के भी अगेंस्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो फॉरेस्ट एरिया में या ट्राइबल एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। तो इसलिए आसू का कहना यह है कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके साथ धोखा हो सकता है, उनकी जमीनें हड़प सकती है सरकार, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो न्यूज में है। उसके अलावा देखिए हमारे पास ये चाइना ने यूएस को वार्न करा है कि आपके साथ मत खेलो, क्योंकि 1979 के बाद से उनकी एक हाई लेवल की एक विजिट भी कहाँ, ताइवान। और ताइवान हमें पता है, ताइवान जब चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 के बाद चियांग काई शेक की वहां पर गवर्नमेंट थी, तो वो भागकर ताइवान चले गए थे, जो जहां पर वो एक्चुअल में अपने आप को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम एक्चुअल में चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान ये क्लेम करता है। तो एक्चुअल चाइना के साथ उनके जो पीआरसी हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो ताइवान के साथ जो भी कंट्री रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करती है, चाइना उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली थोड़ा धमकाने की कोशिश भी करता है, बुली करने की कोशिश करता है। तो अब यूएस चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो यूएस क्या कर रहा है, ताइवान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यूएस की ताइवान की जो विजिट हुई है 1979 के बाद पहली ऐसी विजिट है हाई लेवल की ताइवान, ठीक है। तो चाइना यूएस को कह रहा है कि आपके साथ आप मत खेलो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। ये क्या है, देखिए ग्रीन ट्राइब्यूनल में एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, ग्रीन ट्राइब्यूनल में उनकी सुनवाई होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल कोर्ट होता है, नॉर्मल कोर्ट में तो खिचड़ी केसेस होते हैं, मर्डर का भी केस भी होगा, रेप का केस भी होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी के केस भी हो सकते हैं, कोई भी डेफेमेशन का केस भी हो सकता है कोर्ट में। लेकिन ग्रीन ट्राइब्यूनल में केवल और केवल एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस की सुनवाई होगी, ये फास्ट ट्रैक होगा, जल्दी सुनवाई होगी, जज की एक्सपर्टीज भी होगी एनवायरनमेंट के मामले में। ये 2010 में बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो इसे हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है, हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट ग्रीन ट्राइब्यूनल में सुनवाई होती है, जज वर्डिक्ट देता है, ठीक है। तो इसे हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है। अगर ग्रीन ट्राइब्यूनल के वर्डिक्ट को चैलेंज करना है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में उसके वर्डिक्ट को चैलेंज कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्राइब्यूनल एक हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है उसके वर्डिक्ट को। और ये ट्राइब्यूनल बनाया गया हमारा जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एक पार्ट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें राइट टू मैरिज करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है, हम अपनी इच्छा से मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, मतलब अगर दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू स्लीप भी इसमें आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 21 से ही इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना है। कूड़ा करकट अगर हमारे मोहल्ले में मान लिया कि नगर पालिका वाले कूड़ा उठा ही नहीं रहे, तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट वो वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करेगा, नगर पालिका को ऑर्डर देगा कि आप तुरंत कूड़ा उठाएं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसकी इंस्पिरेशन मिली, आर्टिकल 21 में लिखा नहीं है ट्राइब्यूनल बनेगा,
इसकी इंस्पिरेशन मिलती है आर्टिकल 21 से। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।